पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हॉल फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नई चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको मैंने बहुत इजीली समझाया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी और वो वीडियो भी बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जल्दी किसी को टॉपिक समझता नहीं है, बट उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है, आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डाउट है, आई बटन पे क्लिक करो, वहां पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 3 में हम बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना बुक और पेन निकाल के रखो। जो जो मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा उसे आप नोट करते जाओ, अपने खुद की नोट्स बनाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बस सर्च में लिखना है हलवा फिजिक्स एंड आपको हमारा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहां पर हमसे नोट्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को समझने से पहले हम जरा सा उसकी एनालॉजी समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये एक एग्जांपल रखा है। इस एग्जांपल में यहाँ पर आपको ये एक रोड दिख रहा होगा, ठीक है। और ये रोड है और इस रोड के ऊपर ये कार मूव हो रही है। ये जो कार है ना, ये स्टार्टिंग में बहुत स्मूथली मूव हो रही है, बहुत फास्ट मूव हो रही है, ठीक है। बट अचानक इसे रोड पर एक गड्ढा दिख गया। एक नहीं, एक्चुअली 2 गड्ढा दिख गया। तो क्या आपको लगता है कि अब ये कार उतनी ही स्मूथली, उतनी ही फास्ट मूव हो सकती है? नो सर, ये जो कार है ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और इस कार को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस गड्ढास, है ना। सो अब क्या होगा, ये कार कुछ इस तरह से मूव करके ऊपर जाएगी, थोड़ा साइड हो जाएगी और फिर यहाँ से वापस नीचे आएगी गड्ढे के अंदर जाते हुए, और फिर कार आगे की तरफ जाएगी। तो इससे आपको क्या समझा? इससे आपको ये समझ में आया कि अगर रोड पर आप कोई भी ना ऑब्स्टेकल्स रख देते हो तो उसके ऊपर जो भी चीज़ मूव होती है उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यही सेम चीज़ कंडक्टर के साथ भी होती है। जब कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के सामने भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आइए वो समझते हैं। सो यहाँ पर ये रोड नहीं है, ये है कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। ना ये कंडक्टर जो है ना, ये कॉपर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कॉपर, यानी कि ये कॉपर का कंडक्टर है। सपोज करते हैं कि ये कॉपर का वायर है, और कॉपर का वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर है जिसका इतना क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इतने क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे एटम्स दिखेंगे, है ना। सो यहाँ पर भी ये कुछ एटम्स हैं ना। ये कॉपर के एटम है तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 होंगे, है ना। तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक पढ़ा तो आपको पता होगा। सो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स भी होते हैं, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 3 ही एटम को कंसिडर किए हैं, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। होगा क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रैंडमली कहीं भी मूव करते रहेंगे, बट हमें ऐसा नहीं कराना है। हमें इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कराना है। सो इसके लिए हम इसके दोनों एंड पर ना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग बैटरी। सो बैटरी के थ्रू हम लोग इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिए हैं। तो होगा क्या पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे कहीं भी, अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि करंट फ्लो होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या पता है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कैसी फॉर प्रॉब्लम सर? उन्हें क्या होगा पता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे की तरफ फ्लो होगा ना, ये एटम से टकरा सकता है। वो ये एटम कौन है सर? इन्हीं एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस एटम के साथ टकरा सकता है। तो होगा क्या पता है, ये इस एटम के साथ टकरा कर बाजू से निकल के चला जाएगा। बट
इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में प्रॉब्लम हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को अपोज किया गया है। क्या किया गया है, अपोज किया गया है। और इसी प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। सो आई होप आपको रेसिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटम्स। ठीक है, सो इसी प्रॉब्लम क्रिएट होने को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसमें होता क्या है, इसमें करंट को ना थोड़ा सा अपोजिशन मिलता है। ठीक है, यानी कि करंट थोड़ा सा अपोज होता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि करंट रुक जाता है। करंट फ्लो होता है बट उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बट उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाउ अभी हम देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है, इस रेसिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो अगर इजी लैंग्वेज में आप रेसिस्टेंस को डिफाइन करने जाओ तो आप ऐसा बोल सकते हो, द हिंड्रेंस to the flow of electron which oppose the current in the conductor is called resistance of conductor। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ा सा हिंड्रेंस महसूस होता है ना, हिंड्रेंस का मेरा मतलब है प्रॉब्लम, है ना, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिससे होता क्या है, करंट अपोज होता है। करंट क्या होता है, अपोज होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बात आपको समझ में आया पक्का, रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ना एक और चीज़, ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसे हम किस तरह डिनोट करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, जैसे करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, सेम उसी तरह रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो रेसिस्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल R। क्या इसे मेजर करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है? सो यस, हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है रेसिस्टेंस को मेजर करने का, और ये फॉर्मूला दिया था ओम्स ने। नाउ ओम्स कौन है, इनका एक लॉ है जिस लॉ की वजह से हमें रेसिस्टेंस के बारे में पता चला था। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उस लॉ को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू V बाई I, जहाँ पे जो R है ये रेसिस्टेंस है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपिटल I करंट है। सो आई होप आपको इसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ ये जो रेसिस्टेंस है इसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक SI यूनिट भी है, और उस SI यूनिट को हम कहते हैं ओम। यानी कि द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, जिसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कि एम्पियर को आप कैपिटल A से डिनोट करते हो, जैसे कि वोल्टेज को आप, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप स्मॉल v से डिनोट करते हो, है ना, वोल्ट है ना, वोल्ट को आप स्मॉल v से डिनोट करते हो। उसी तरह ओम को आप ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, इस साइन से डिनोट करोगे, इस साइन को हम ओम कहते हैं। सो आई होप आपको इसका SI यूनिट भी समझ में आया होगा। नाउ इस रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सो इसका मतलब होता है कि जो रेसिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा हुआ किसी कंडक्टर के अंदर तो वहाँ से कम अमाउंट का करंट फ्लो होने वाला है, और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर कहीं से ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि उस कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो हिंड्रेंस पहुँच रही है वो बहुत कम है। ठीक है, सो सेकेंड बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, जनरली कंडक्टर हैव लो रेसिस्टेंस एंड इंसुलेटर हैव हाई रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंडक्टर होते हैं ना उनके अंदर जो रेसिस्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो हिंड्रेंस है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो बहुत कम क्रिएट होती है। और वहीं पे अगर आप इंसुलेटर को देखो तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी कि इंसुलेटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखनी है और जो लास्ट पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है रेसिस्टेंस को लेकर, वो है रेसिस्टेंस कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कि रेसिस्टेंस की वजह से ना कंडक्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। नाउ आप सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है,
कंडक्टर का टेम्परेचर कैसे बढ़ जा रहा है, अगर उसके अंदर रेसिस्टेंस है इसलिए। सो मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी कोलिजन हुआ ना, कोलिजन यानी कि अगर कोई दो चीज़ अगर एक दूसरे से टकरा रही है, लाइक अब जब दो पत्थर को एक दूसरे से घिसते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आग लग सकती है, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो यही सेम चीज कंडक्टर के साथ भी होती है। जैसा कि हमने देखा कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के साथ कंटिन्यूअस कोलाइड होते रहते हैं, और ये कोलिजन की वजह से कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट होता है और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस के वजह से किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। सो इतनी चीजें काफी है रेसिस्टेंस के बारे में आपको जानने के लिए। सो आई होप आपको रेसिस्टेंस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय।